हे व्हाट्सअप गाइस, सनविद है। सो एक महीना हो चुका है मेरे मैकबुक को आए हुए, और मैंने इस पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर ली है और बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं। सो ये पूरा 1 मंथ का रिव्यू है, और ये सॉर्ट ऑफ फाइनल रिव्यू है मैकबुक एयर M1 पे। और सेम चीज़ प्रो M1 के लिए भी वैलिड है, क्योंकि ये सिमिलर परफॉर्म करते हैं और सिमिलर डिज़ाइंस हैं। सो गाइस, शुरू करने से पहले मैंने इस पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली टेस्टिंग और डेटा साइंस वाली टेस्टिंग भी करी है, ऐप्स भी टेस्ट करी हैं। तो वो सब भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो गाइस लाइक और शेयर भी कर देना। हमारा चैनल अभी भी बहुत छोटा है, तो कोई भी अगर आप लाइक या शेयर करते हैं तो वो चैनल को काफ़ी हेल्प करता है। सो गाइस, शुरू करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से। सो मैंने अपनी और भी वीडियोस में बताया है, अगर आप इसको किसी भी लैपटॉप से कंपेयर कर रहे हैं सो ये बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में आता है। आप चाहे मैकबुक एयर ले लें, जो आपको सबसे बेस वेरिएंट मिलता है 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ, चाहे आप मैकबुक प्रो ले लें, उसका सबसे हाई एंड वर्जन ले लें, आपको हमेशा ही टॉप की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, जो बहुत ही प्रीमियम है। आपको जो टच पैड मिलेगा, जो बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा, स्पीकर्स मिलेंगे, आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। और जो फुल मेटल बिल्ड मिलती है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन और बहुत ही स्लीक और अल्ट्रा लाइट लैपटॉप्स में आता है ये। सो आपको कोई भी बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर आप कोई विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हैं सो आई थिंक 95% या 99% चांसेस है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी उससे काफ़ी सुपीरियर होगी। सो गाइज, नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। सो डिस्प्ले में आपको एक रेटिना पैनल मिलता है जो कि 2K डिस्प्ले है, सो क्वाड HD है। अब जो डिस्प्ले है वो भी एक्सीलेंट क्वालिटी आता है। सो मैकबुक एयर में 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस के साथ 2K स्क्रीन मिलती है। मैकबुक प्रो M1 में 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस के साथ 2K स्क्रीन मिलती है। सो कोई भी फ़र्क नहीं रह गया है, सिवाय 100 निट्स ऑफ ब्राइटनेस का फ़र्क है। सो अगर आप आउटडोर में बहुत यूज़ करते हो अपना लैपटॉप और डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करते हो, तब आपको मैकबुक प्रो के बारे में सोचना चाहिए। इंडोर्स और नॉर्मल शेड यूज़ और नॉर्मल सनलाइट का भी यूज़, सनलाइट में भी जब आप यूज़ करेंगे आपको एज सच कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। सो अगर आपको लगता है कि मैकबुक प्रो की डिस्प्ले कुछ बहुत बेटर है, कलर एक्यूरेसी कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल सेम कलर एक्यूरेसी है, बस ब्राइटनेस का फ़र्क है, वो भी 400 निट्स इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर एवरीवन। सो गाइस, डिस्प्ले की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इस पर कुछ भी देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह, सो आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा आईफोन्स की स्क्रीन की तरह, आईपैड की स्क्रीन की तरह। सो बहुत ही अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी है, और आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी इसकी डिस्प्ले से, और बहुत ही प्रीमियम फील आती है जब आप इस पे कुछ भी देखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्पीकर्स हैं वो इसकी डिस्प्ले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैक के स्पीकर्स आई थिंक बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन है। शायद ही कोई विंडोज़ लैपटॉप होगा जो मैक के स्पीकर्स, जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं, उनका मुकाबला कर पाएँ। और गाइस, आउटर जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें मैं एक और चीज़ बता दूं कि एक टच आईडी भी मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और आपको बस लैपटॉप की लिड ओपन करते ही, आप जैसे ही टच आईडी पे प्रेस करेंगे, आप लैपटॉप में लॉग इन कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे। सो उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। सो गाइज, ये थी आउटर अपीयरेंस और डिस्प्ले की बात। और जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि आउटर अपीयरेंस तो बहुत ही अच्छी है, बहुत प्रीमियम है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। सो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं सो आपको ये काफ़ी डिफरेंट लगेगा उससे। बहुत ही हाई एंड पीसी यूज़ नहीं करते तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपग्रेड लगेगा आपके विंडोज़ पीसी से। सबसे बड़ी चीज़ है, जो इसका स्टार्टअप टाइम है वो काफ़ी तेज़ है। आपको जो अपडेट्स मिलते हैं मैक में
वो आप ओवर द नाइट लगा सकते हैं, आपको वही टैब्स ओपन मिलेंगे जो आपने अपडेट से पहले रखे हुए थे। सो ये सब चीज़ें आपको जो मिलती हैं, जो ये एप्पल ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है ऑप्टिमाइजेशंस का, वो आपको विंडोज़ में नहीं मिल पाता। अब उसका एक सॉलिड रीज़न ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लैपटॉप्स बनाती हैं, विंडोज़ एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, सो उतनी बढ़िया इंटीग्रेशन नहीं है। अब जो M1 चिप आई है एप्पल में, उससे और भी सब कुछ बढ़िया हो गया है। सो पूरा सिस्टम ऑप्टिमाइज है, आपका सॉफ्टवेयर भी एप्पल का है, हार्डवेयर भी एप्पल का है, तो ऑब्वियसली अब सारी चीज़ें एप्पल के कंट्रोल में हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गई हैं, और आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। आप अगर इंटेल वाला मैकबुक भी यूज़ कर रहे हैं तो भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं आते। बट ये एक सर्टेनली लेवल अप है, क्योंकि एप्पल की खुद की चिप्स लग गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ड्राइव कर रही है सारी चीज़ों को। और गाइस, विंडोज़ और मैक में थोड़े फ़र्क आपको दिखेंगे। जैसे आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नहीं दिखेंगी, इमेजेस दिखेंगी बहुत सारी, और गेमिंग में आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। गेमिंग पर अभी हम आएंगे इस रिव्यू में। सो सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें तो बहुत क्लीन, बहुत स्नैपी सॉफ्टवेयर है, और आप जब भी इसको यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर आपको क्लोज करना हो किसी विंडो को तो लेफ़्ट साइड पे है, इसमें विंडोज़ में राइट पे होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको फटाफट जैसे ही वो समझ आ जाएंगी, आप इसको यूज़ करना शुरू कर दोगे, और फिर वापस विंडोज़ पे स्विच करना आई थिंक मुश्किल होगा, क्योंकि ये आपको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देगा विंडोज़ से। सो अगर आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अराउंड 90,000 या 1 लाख रुपीज़ की एक मैक पे, वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको एड्स कम मिलती हैं, बेटर सॉफ्टवेयर मिलता है, और ओवरऑल नॉन लैगी एक्सपीरियंस मिलता है। और जैसे विंडोज़ जो इतनी बार क्रैश होती है, इसमें कोई क्रैशेस नहीं देखे मैंने अभी तक। और मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 बारी अपडेट हो चुका है, सो कोई इश्यूज नहीं आए हैं। रेगुलर अपडेट्स आते हैं एप्पल की तरफ से, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको। एटलीस्ट 4 to 5 years का ओएस का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद भी वो स्नैपी ही चलता है, बस आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम शायद ना मिले। सो गाइज़, ये थी सॉफ्टवेयर की बात। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे। सो एप्लीकेशंस बहुत ही ट्रिकी हैं इस टाइम पे। जो आईफोन और आईपैड की ऐप्स इंट्रोड्यूस हुई हैं रिसेंटली में, और वो अवेलेबल हैं M1 मैकबुक्स में। सो इस M1 मैकबुक एयर में मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस टेस्ट करी हैं। सो जो मैक की एप्लीकेशन स्पेसिफिकली जो मैक के लिए ऑप्टिमाइज्ड है वो बहुत अच्छी हैं, और उनमें आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। जो आईफोन और आईपैड की ऐप्स हैं उसमें ट्रिकी हो जाता है मामला, क्योंकि कई आईफोन की ऐप्स ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं। कई आईफोन की ऐप्स एक्चुअली जब आप उसे खोलेंगे तो वो टच स्क्रीन टाइप होगा, तो आपको माउस अपनी फिंगर की तरह यूज़ करना होगा उधर। सो वो एक्चुअली बनी नहीं है उसके लिए, बट आप यूज़ कर सकते हैं जैसे तैसे। और कई ऐसी ऐप्स हैं जो है ही नहीं, जो बनी ही नहीं, जैसे इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम अभी आना बाकी है इस मैकबुक पे, और ये अभी सब कुछ डेवलपमेंट में है। सो जो अभी आईफोन और आईपैड की ऐप्स है वो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई हैं। सो वो डेवलपमेंट फेज़ थोड़ा टाइम लेगा, और ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड का पार्ट है जो एप्पल ने बोला था, जो 2 year ट्रांजिशन है। तो गाइस, ऑल इन ऑल, अगर आपको जो भी ऐप चाहिए, अगर वो कोई नीश ऐप है और आपको वो यूज़ करनी ही करनी है, तो मैं बोलूँगा कि पहले एक बारी इंटरनेट पे सर्च कर लें बाय करने से पहले। बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो आ गई हैं, जो इम्पोर्टेंट और बिग कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी ऐप्स पहले ही निकाल दी हैं, या वो इंटेल वाली अवेलेबल हैं। सो अगर आपके पास वो वाली ऐप इंटेल के लिए अवेलेबल हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और रोजेटा उसको कन्वर्ट कर देगा इंटेल से ARM के लिए। और जो ये कन्वर्जन होती है, ये जब भी मैंने चलाई है, मैंने बस एक बार ही रोजेटा इंस्टॉल किया था। उसके बाद एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं चलता कि वो इंटेल बेस पे चल रही है। सो अगर आप एक्टिविटी मॉनिटर पे जाएं तब आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी ऐप्स एक्चुअली इंटेल के लिए बनी हैं, और आप उसको ARM अपनी M1 जो चिपसेट है उस पर यूज़ कर रहे हैं रोजेटा के थ्रू।
सो आपको एक्चुअली पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो गाइज नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमने ऐप्स की बात तो कर ली, अब देखते हैं कि एक्चुअल रॉ स्कोर्स क्या आए थे बेंचमार्क्स के। सो मैं इस पर एक पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, गीक बेंच और सिनेबेंच स्कोर्स हमने टेस्ट करे थे और हमने हीटिंग भी टेस्ट करी थी उस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख ज़रूर लेना। उसमें हमने बार बार जो गीक बेंच और सिनेबेंच रन किया था। सो गीक बेंच स्कोर में जो आपको सिंगल कोर मिलता है वो i9 से भी ऊपर है, और जो मल्टी स्कोर मिलता है वो i9 से थोड़ा नीचे है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और अगर मैं सिने बेंचमार्क की भी बात करूं, सो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिलता है। अब जो मैकबुक एयर का बेस वेरिएंट है कि इसमें कोई फ़ैन नहीं है, क्योंकि कोई फ़ैन नहीं है तो जो एयर फ्लो है वो हीट पाइप से होता है। सो एयर फ्लो नहीं है बट हीट पाइप से हीट डिसिपेशन होती है बाहर की तरफ। और आप अगर लैपटॉप को उल्टा करके देखेंगे तो इसमें कोई एक्चुअल वेंट की कोई जगह नहीं है, कोई फ़ैन नहीं है। सो कम्प्लीटली साइलेंट और कम्प्लीटली फैनलेस डिज़ाइन है। और आपको अगर बिल्कुल ही आईपैड और फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एयर ही कंसिडर करना, क्योंकि इसमें फ़ैन की आवाज़ बिल्कुल ही नहीं है। और इसीलिए इसमें थोड़ी सी थ्रॉटलिंग होती है, बट जो थ्रॉटलिंग होती है वो भी 20% परफॉर्मेंस डिप से ऊपर नहीं जाती। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या कोई बहुत ही इंटेंसिव टास्क बहुत देर तक कर रहे हैं तो वो थ्रॉटल होगा, पर उतना नहीं होगा जितना पहले होता था, और 20% डिप से ज़्यादा नहीं आएगा। अब मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने बहुत सारे टेस्ट किए थे। मैंने एक 8 GB रैम स्ट्रेस टेस्ट करके एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 50 गूगल क्रोम के टैब्स खोले थे, सफारी के टैब्स खोले थे और वीडियो एडिटिंग करी थी, तब भी वो वार्म हुआ था और हॉट वाली कैटेगरी में नहीं था। सो ये लैपटॉप कभी भी हॉट वाली कैटेगरी में नहीं जाता, वार्म वाली कैटेगरी में जाता है। और जो थ्रॉटलिंग है वो उस केस में नहीं हुई थी। सो वो कहीं बहुत ही इंटेंसिव टास्क अगर आप कर रहे हैं वो तभी होगी। सो अगेन गाइज, अगर आपको देखना है कि आपको कौन सी रैम चूज़ करनी चाहिए, 8 GB या 16 GB, वो उसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। सो गाइस बेंचमार्क्स के ही साथ जैसे मैंने परफॉर्मेंस थोड़ी कवर कर ही ली है कि परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, मैंने वीडियो एडिटिंग भी करके दिखाई थी इस पे। जो पिछले इंटेल मैकबुक पे जो सेम प्राइस का था उस पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी वीडियो एडिटिंग करनी, और इस वाले पे आप इतनी ईजिली कर सकते हैं। कोई ड्रॉप्ड फ्रेम्स नहीं है, मैंने मल्टीपल 4K वीडियोस एक साथ एडिट करी हैं। सो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। और जो वो एप्पल लिखते हैं 3 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस ये वो, सो उनको एक्चुअली आप रियल लाइफ में देखें तो वो बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, और आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, काफ़ी स्नैपी परफॉर्मेंस मिलती है। और अगर आप सफारी खोल रहे हैं, गूगल क्रोम खोल रहे हैं, ऐसे बेसिक टास्क कर रहे हैं तो कोई इशू की ज़रूरत ही नहीं है। जो वीडियो एडिटिंग जैसे हाई एंड टास्क हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे टास्क हैं उसको भी ये इजीली हैंडल कर लेता है। सो परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है M1 चिप की। और ये जो 8 कोर प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू डुअल कोर i3 प्रोसेसर इसी प्राइस में जो आता था आज से 3 महीने पहले, उससे तो बहुत लीप्स अहेड आई वुड से। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ गया है गाइज। सो गाइज अगर आप ये परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। बहुत ही अच्छी और ऑप्टिमाइज चिपसेट है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मैकबुक्स। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं गाइस गेमिंग पे। सो मैंने एक गेमिंग रिव्यू डाला हुआ है अपने चैनल पे, आपको अगर वो पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने मैक ओएस की ऐप्स टेस्ट करी हैं और जो काफ़ी ऑप्टिमाइज थी, और वो तो बहुत ही लाइक बटर स्मूथ चलती हैं। और आपको फुल 60 FPS हाई अल्ट्रा हाई सब सेटिंग्स पे मिलेगा, जो भी मैक ओएस के लिए बनी हुई है जैसे एसफॉल्ट वगैरह हैं वो आप इजीली इस पे चला सकते हैं। अब जब मैंने फोर्टनाइट डाली सो मीडियम सेटिंग्स पे फुल 60 फ्रेम्स पर सेकेंड मिलता है और बहुत ही स्मूथ गेम प्ले है। और जब हम उसको हाई और अल्ट्रा पे सेट कर देते हैं सो फ्रेम रेट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सो हाई पे अराउंड 50 FPS देता है और अल्ट्रा पे अराउंड 40 FPS
फोर्टनाइट में देता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आप इसको बहुत लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए खेलेंगे तो ये थोड़ा थर्मल थ्रॉटल करना शुरू हो जाएगा। वही मैंने बताया कि वो 20% से नीचे नहीं जाएगा, बट ये फिर वार्म होना और हॉट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गेमिंग आप किसी भी लैपटॉप पे करें वो जनरली वार्म होते ही होते हैं। और गाइस ये तो एक फैनलेस डिज़ाइन है जो कि मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगता है कि एक फैनलेस डिज़ाइन फोर्टनाइट को मेरे प्ले स्टेशन जैसी फ्रेम्स पर सेकंड दे रहा है। एक्चुअली इससे बेटर दे रहा है। मेरा PS4 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर चलाता है फोर्टनाइट को, और ये मीडियम सेटिंग्स पे 60 FPS पे चला रहा है। सो गाइस गेमिंग के बाद हम आते हैं बैटरी परफॉर्मेंस पे। जो बैटरी लाइफ है वो एक्सेप्शनल रही है। तो जो M1 चिप है वो 5 नैनोमीटर चिपसेट है और वो सिर्फ 10 वॉट्स ऑफ पावर लेती है। और अब इंटेल की हाई एंड चिप्स देखेंगे वो 45 वॉट्स ऑफ पावर लेती है। गाइस वो बनी है 10 नैनोमीटर्स 12 नैनोमीटर्स पे। गाइस कोई कंपैरिजन नहीं है इंटेल और AMD और M1 के बीच में, क्योंकि M1 इतनी पावर एफिशिएंट है, इनका खुद का सॉफ्टवेयर है और इनका खुद की चिपसेट है, तो बैटरी लाइफ अमेजिंग है। एप्पल क्लेम करता है 18 आवर्स। अगर आप थोड़ा सा भी इंटेंसिव टास्क कर रहे हैं, मैंने देखा है अराउंड 12 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ ये आपको दे देता है। मैं उसमें वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ और भी बाकी काम थोड़े बहुत कर लेता हूँ, अराउंड 12 आवर्स वो तब भी दे देता है। गाइज बैटरी लाइफ अगेन एक्सेलेंट। आप कभी कभार एक्चुअली सरप्राइज हो जाओगे कि जैसे मैं इसको 100% पे एक बारी मैंने कर दिया था और मैंने उसमें 15-20 मिनट वीडियो एडिटिंग करी और फिर मैंने देखा तो वो तब भी 100% ही थी। कभी कभार बहुत सरप्राइजिंग हो जाती है इसकी बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस से। आप बिल्कुल ही माइंड ब्लोन हो जाओगे कि ये इतना ज़्यादा बैटरी लाइफ कैसे दे रहा है। एंड गाइस नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप कंप्यूटर साइंस या IT या कोई भी ऐसा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स परस्यू कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि बहुत नीश है। बहुत नीश का मतलब वो इतना वाइडली यूज़ नहीं होता और वो कोई ऐसी कंपनी बनाती है जो कि इतने बड़े स्केल पे नहीं बनाती, तो आप एक बारी लैपटॉप को चेक करके लेना, क्योंकि बहुत ही कम चांस है कि वो इस पे ना हो और उसका इंटेल वाला वर्जन भी ना चले, बट चांसेस फिर भी हैं। और आप ऐसी चीज़ ले लो जिसमें आपका पर्पस ही सॉल्व ना हो, तो वो आपके लिए बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको अलग से किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को या तो परचेज़ करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा आपके लिए। अगर कोई बहुत ही नीश ऐप है तो वो चेक ज़रूर कर लेना। गाइस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से अगर मैं बताऊं, आपका C++ चलता है, पाइथन चलता है, वो प्री इंस्टॉल्ड ही आता है ये सब, और सीक्वल ईज़िली आप एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी सारे बेसिक काम हैं, आजकल पाइथन बहुत चल रहा है, आर बहुत चल रहा है, ये सब मैंने चला के दिखाया है एक डेटा साइंस वाली वीडियो में भी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मोस्ट चीज़ें चलेंगी आपके कॉलेज में। कोई भी आई डोंट थिंक ऐसा कोई नीश सॉफ्टवेयर यूज़ होता होगा, क्योंकि वो लर्निंग पर्पसेस के लिए ही होता है और वो आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करते हैं। वो वही यूज़ करते हैं जो इंडस्ट्री वाइड यूज़ होता हो। मोस्टली यही होता है। अब मैं कई कॉलेजेस जो डिफरेंट कोई प्रैक्टिस यूज़ करते हैं वो मेरे को पता नहीं, बट मोस्टली यही होता है और वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। आपको कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर वो नहीं भी होती, जैसे कि डेटा साइंस की जब मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें टेंसर फ्लो था, और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स देखे थे पहले कि टेंसर फ्लो इंस्टॉल नहीं होता, बट वो मेरे लिए इजीली इंस्टॉल हो गया था। टेंसर फ्लो का भी अपडेट आ गया था। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फटाफट अपडेट्स भी मिल जाएंगे। आपको मोस्टली सारी ऐप्स और सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। गाइज़ अगर आप डेटा साइंस में हैं, मैं बता दूं कि
कई चीज़ें हैं मशीन लर्निंग में जो बहुत ही ज़्यादा ग्राफिकल परफॉर्मेंस यूज़ करती हैं और बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड चाहती हैं। सो वो ये लैपटॉप पूरा नहीं कर पाएगा। वो बहुत ही कम लैपटॉप्स हैं जो वो एक्चुअली कैपेबिलिटी आपको देते हैं, और वो बहुत ही नीश है और बहुत ही हाई एंड होते हैं जिनमें RTX कार्ड्स या कुछ डला हो। सो ये लैपटॉप उसके लिए नहीं है, मोस्ट लैपटॉप्स उसके लिए नहीं होते। बट जो जनरल मशीन लर्निंग की चीज़ें हैं, जो जनरल डेटा साइंस की चीज़ें हैं, मैंने इस लैपटॉप पे एक वीडियो बना रखी है डेटा साइंस के लिए स्पेसिफिकली, और उसमें मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं मशीन लर्निंग वाले, NLP वाले, NLT के इंस्टॉल किया था, और ऐसे ऐसे टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, ये सब इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है। सो आप उस वीडियो में उसे चेकआउट कर सकते हैं। वो एक इन डेप्थ रिव्यू है कि आपको डेटा साइंस के लिए लेना चाहिए या नहीं। और मैंने एनाकोंडा वगैरह जो वाइडली यूज़ होता है, जुपिटर नोटबुक, ये सब वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि वो कैसे इंस्टॉल होगा, और काफ़ी इजी है ये सब करना। सो डेटा साइंस पर्सपेक्टिव से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे डॉकर जो है वो अभी तक M1 चिप के लिए अवेलेबल नहीं है, बट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है कि वो इसकी रिलीज़ पे वर्क कर रहे हैं। सो अभी तक उसकी कोई डेट्स नहीं है, बट उनकी वेबसाइट पे आ गया है। सो वो कमिंग सून टाइप कैटेगरी में है। सो ऐसी अगर कोई आप जैसे डॉकर है या ऐसा कोई और सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, तो उसमें आप देख लेना कि वो अभी के लिए अवेलेबल नहीं है अगर आपको इमिडिएटली यूज़ करना है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, और मैं एक पूरा इन डेप्थ रिव्यू करना चाहता था मैकबुक एयर M1 और मैकबुक प्रो M1 का। और मैं बताना चाहता था कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो अगर इंडिया में स्पेसिफिकली, क्योंकि US में $1000 होता है, यहाँ पे वो 90,000 बन जाता है, तो $1200-1300 बन जाता है। तो आपके पैसे ख़राब ना हो, आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने को मिले। सो उसके लिए मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देख के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। बट ओवरऑल मैं बता दूँ कि ये लैपटॉप हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी में है। बहुत ही बैंक फॉर योर बक टाइप ऑफ लैपटॉप हो गया है ये, जब से इसमें M1 चिप आई है। सो अगर आप इसे लेते हैं तो आई डोंट थिंक आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होंगे, और ये काफ़ी अच्छी बाय रहेगी, और मेरी साइड से भी ये हाईली रिकमेंडेड है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो लैपटॉप्स देखना चाह रहे हैं और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको वीडियो भी शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।